तो विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 की कक्षा में हम देख रहे थे मनु के द्वारा बताया गया परराष्ट्र नीति का सिद्धांत। तो इसी क्रम में आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखते हैं मनु के परराष्ट्र नीति सिद्धांत में मंडल सिद्धांत। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो इस पूरे प्रश्न को आप अच्छे से तैयार आपको करना है कि मनु की जो परराष्ट्र नीति है, तो इससे पूरे वीडियो में हमने बात की थी परराष्ट्र नीति के उद्देश्य। अब हम बात कर रहे हैं परराष्ट्र नीति में। आज हम पहली जो देख रहे हैं वो है मंडल सिद्धांत। तो मैंने पूर्व में आपको बताया था कि मंडल सिद्धांत एक वैज्ञानिक वर्गीकरण है, ये जानने के लिए कि कौन से राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र के शत्रु हो सकते हैं या मित्र हो सकते हैं। तो मंडल सिद्धांत के माध्यम से ये आपको एक तरीके से एक सैद्धांतिक और वैज्ञानिक विश्लेषण है, मनु द्वारा बताया गया। ठीक है ना। तो ये सैद्धांतिक और वैज्ञानिक उसने एक विश्लेषण किया है। उसने बताया कि ये इस तरह के जो राष्ट्र हैं, आपसे इतनी दूरी पर स्थित जो राज्य है, आपकी सीमा से इस तरीके से जो टच में राज्य है या उससे नेक्स्ट राज्य है, वो किस प्रकृति का होगा, क्या वह मित्र प्रकृति का होगा या शत्रु प्रकृति का होगा। तो ये उसने एक सामान्यकरण उसका किया है कि सामान्यतया ये इस प्रकृति के होते हैं। और इस मंडल सिद्धांत के पीछे उनका उद्देश्य है कि जब भी आप सिद्धांतों का अपने एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ जब भी किसी प्रकार के संबंधों को बनाता है, उस स्थिति में वह मुख्य रूप से इस बात का ध्यान रखे कि उसे कहां सावधानी रखने की आवश्यकता है और कहां बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, अंतरराज्य संबंधों के निर्धारण में। ठीक है ना। जैसे कई बार आप देखते हैं कि सुरक्षा के लिए, जैसे मान लीजिए हम बात करें भारत चीन संबंधों को लेकर, तो हम देखेंगे कि मनु जहां बताते हैं कि बिल्कुल जो आपके पड़ोसी राष्ट्र है, उन पड़ोसी राष्ट्रों से हमेशा आपको सावधानी रखनी होगी। आप उन पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, विशेष रूप से सुरक्षात्मक मामलों को लेकर। आप चाहे कितने भी समझौते करिए उनसे, कितने भी आप उनके साथ संबंध स्थापित करिए, इकोनॉमिक संबंध आप बेहतरीन बना सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन सुरक्षा को लेकर आप उसके साथ अंधा विश्वास नहीं कर सकते, ना आप उनके साथ किसी प्रकार का समझौता कर सकते। यहां मनु कहता है कि यह एक यथार्थवादी नीति के अंतर्गत बनाया गया सैद्धांतिक और वैज्ञानिक एक मॉडल मंडल सिद्धांत के माध्यम से मनु ने दिया है, जिसमें वो कहता है कि जितने भी आपके शत्रु प्रकृति के राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो वहीं मित्र राष्ट्र या मित्र जो प्रकृति के राष्ट्र हैं, उनके साथ आपको और अधिक संबंध प्रगाढ़ बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो आपको संकट के समय बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करते हैं। तो इसके लिए मनु ने मंडल सिद्धांत में बताया है। और जैसा कि मैंने पूर्व भी आपको बताया था कि इसमें कुल मिला के 12 राष्ट्रों का एक मंडल है, वो मनु बताता है। तो 12 राष्ट्रों में यदि हम इनकी प्रकृतियों को देखें, राज्य सही राजा के सहित, तो हम देखें कि इसमें आपको पूर्व भी ध्यान में है कि एक राज्य के कितने अंग मनु बताता है, तो कुल मिला के वो 7 अंग बताता है। तो 7 में से एक अंग वह बताता है मित्र को। तो चूंकि यहां मित्र और शत्रु दोनों ये अलग हैं, हमें इनको पहचानना है, तो मंडल में वो तो अलग चीज हो गई। तो अब बचे 6 अंग। तो कुल मिला के हम देखेंगे कि प्रत्येक के लगभग 72 जो प्रकृतियां हैं, उनके बारे में मनु बताता है। तो मंडल क्या हो गया, 12 राज्य और 72 प्रकृतियां उसके अंतर्गत मनु ने शामिल की है। ठीक है ना। तो इन सारी बातों का उल्लेख मनु ने इसके अंदर किया है। तो हमने पूर्व बात की थी कि विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य या अंतरराज्य जो नीति है मनु की, उसका मुख्य उद्देश्य मित्रों की संख्या में वृद्धि करना है, संबंधों में मधुरता बनाए रखना है,
बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना है, बाह्य आक्रमण नहीं हो, ऐसी स्थितियां पैदा नहीं हो, ऐसा तो उनके लिए संबंध, अंतर्राज्य संबंध की पालना करनी है, अंतर्राज्य उस जो सिद्धांत है उनको देखना है, और अपने आप को मजबूत बनाना है, उसके लिए आपको बेहतरीन अंतर्राज्य संबंधों का निर्वहन करना होगा। तो इनके लिए हम विदेश नीतियां वर्तमान में भी बनाते हैं। तो इसमें कोई आप देखेंगे कि उस समय मनु ने एक प्रैक्टिकली जो चीजें अपनाते हैं उनके आधार पे एक सैद्धांतिक उसने एक वर्गीकरण दिया है। तो कुल मिला के इसमें हम देखते हैं कि 72 प्रकृतियां और 12 राज्यों की बात मनु मंडल सिद्धांत के अंदर करता है। इसके अंदर हम देखें तो 4 प्रकार के राज्य इसमें दिखाई देते हैं। एक जो मुख्य जिस राज्य को केंद्र बिंदु मानते हैं उसको उसने नाम दिया विजिगिसु, ठीक है ना, जो विजय की इच्छा रखने वाला है उसने नाम दिया है विजिगिसु। इसको उसने, क्योंकि एक राज्य को कहीं ना कहीं हमें केंद्र बिंदु रखना होगा, क्योंकि उसी के संदर्भ में हमें मंडल सिद्धांत को हम समझ पाते हैं, ठीक है ना। तो उसी के संदर्भ में जब हमें मंडल सिद्धांत को समझ पाएंगे, तो अब आप देखिए कि इस सिद्धांत के अंदर मनु क्या बात करते हैं कि किस प्रकार के राज्य होंगे। एक वो कहता है कि इस मंडल में मित्र प्रकृति के राज्य होंगे। मंडल में विशेष राज्य हैं, जैसे मान लीजिए वो कहता है कि आपके एकदम जो सीमावर्ती राज्य हैं, ये मान लीजिए विजिगिसु राज्य है, अपन एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए आप। तो एक ये कहता है कि इस राज्य को यदि हम सेंटर पॉइंट माने, इसको यदि हम विजिगिसु मानते हैं, तो उसके आगे एक राज्य होगा, फिर उसके आगे एक राज्य होगा, फिर उसके आगे एक राज्य होगा, फिर उसके आगे एक राज्य होगा। इसी तरीके से उसके पीछे जो उसके बॉर्डर को टच करता है वो राज्य होगा, फिर उसके पीछे, तो ये हम एक ये राज्य हो गया, ठीक है। इसी तरीके से कुछ राज्य ऐसे होंगे जो इस तरीके से होंगे, और इसी तरीके के कुछ राज्य ऐसे होंगे जो इनको इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे कई ये हो गए। तो अब यदि हम इनको देखें तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आप इसको इसको और आगे बढ़ा दीजिए, और ये आपका इस तरीके से राज्य होगा, ठीक है ना। तो विजिगिसु को अपन ने अलग से काउंट नहीं किया था, तो विजिगिसु को सम्मिलित करते हुए कितने हो गए, 12 राज्य हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से मनु बात करता है एक मंडल सिद्धांत की, कि ये इतने राज्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। और आप बेहतरीन तरीके से जब आप इसको पीडीएफ में जब आपको भेजा जा रहा है उसमें आप और अच्छे से इसको पढ़ लेना। तो इनमें मनु जो बात करेगा वो क्या करेगा, कितने प्रकार के राज्य होंगे। मनु कहता है कि एक इनमें वो राज्य होंगे जो कैसे होते हैं, मित्र प्रकृति के राज्य होंगे, अर्थात वो राज्य जो आपके लिए मित्र प्रकृति के हैं, उन राज्यों के साथ आप बहुत अच्छे संबंध बना सकते हैं, बहुत घनिष्ठ संबंध बना सकते हैं। संकट के समय या आक्रमण के समय या इनके आक्रमण के समय आपको इनकी हेल्प करनी पड़ेगी या ये आपकी हेल्प करेंगे, आप इनके हेल्प से आप अन्य जो हैं वो। और ये मनु यहां भी बताता है कि जैसे ही मान लीजिए संबंध ये है, संबंध बदल भी जाते हैं। किस प्रकार बदलेंगे, यदि पड़ोसी राष्ट्र पे आक्रमण करके उसको शामिल कर लिया और वहां भी उसका हो गया, तो उससे नेक्स्ट है वो किस प्रकृति में चला गया, वो शत्रु प्रकृति में जा सकता है। खैर अभी अपन इन पे ज्यादा विचार नहीं करेंगे, अपन बात कर रहे हैं एक मंडल को यदि हम माने, तो मनु कहता है कि दूसरी जो होंगे मित्र के अलावा वो क्या होंगे, वो होंगे शत्रु प्रकृति के, ठीक है, जो हमेशा आपको एक तरीके से आपको भय उनसे रहेगा, उनको आपसे भय रहेगा कि कब वो आक्रमण कर सकते हैं। और वो कौन से होंगे, जो सबसे पहले आपकी सीमावर्ती जो होंगे, आपके बिल्कुल सीमा को स्पर्श करते होंगे, टच करते होंगे। मैंने बताया था इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमेशा पड़ोसियों से संबंध किसी भी स्थिति में किसी भी क्षण बिगड़ सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी कारण से बिगड़ सकते हैं। बॉर्डर को लेकर बिगड़ सकते हैं, सीमा रेखाओं को लेकर बिगड़ सकते हैं, पानी है, जल वगैरह है, उनको लेकर बिगड़ सकते हैं, या वो उनमें से कोई भी एक राष्ट्र या एक राज्य मान लीजिए विस्तारवादी नीति का हो तो बिगड़ सकते हैं, राजा यदि निरंकुश हो तो बिगड़ सकते हैं, और शरणार्थियों को लेकर बिगड़ सकते हैं। मतलब सीमावर्ती राष्ट्र जो राज्य है उनसे संबंध बिगड़ने की संभावनाएं सदैव बनी रहती है, ऐसा मनु मानते हैं। इसलिए मनु ने उसको किस प्रकृति में डाला है, उसको शत्रु प्रकृति में डाला है,
ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये हमने बात की थी कि जो विजिगिसु राजा है, तो इसके नेक्स्ट जो होगा वो किस प्रकृति का होगा? वो होगा शत्रु प्रकृति का होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह आपकी सीमा को टच करता है, विजिगिसु की सीमा को टच करता है। इसी तरीके से तीसरी जो बात वो करता है, किस तरह के राज्य होंगे? वो होंगे मध्यम राज्य। मध्यम राज्य वो हैं जो आपके मित्र और आपके शत्रु दोनों की सीमाओं को टच करते हैं, या मान लीजिए आपके शत्रु को टच करते हैं, इसको किसी भी रूप में आप ले सकते हैं। तो ऐसे राज्य कैसे हो गए? वो मध्यम राज्य हो गए। ठीक है। तो मध्यम राज्य में वो शत्रु के लिए भी बराबर मायने रखता है और मित्र के लिए बराबर मायने रखता है। ठीक है ना, आपके लिए बराबर मायने रखता है और आपके शत्रु के लिए भी। तो दोनों की सीमाओं को टच करता है, जो शत्रु को भी और आपको भी। तो ऐसी स्थिति में उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे मध्यम श्रेणी का राष्ट्र। ठीक है। या ये मित्र और दो मित्र और आपके मित्र शत्रु को दोनों को टच करता हो तो भी आप उसे क्या नाम देते हैं? मध्यम का नाम देते हैं। तो ये हो गए मध्यम, जो क्योंकि उसके लिए आप भी शत्रु हैं और आपका शत्रु भी शत्रु है। ठीक है। तो दोनों स्थितियों में वो कभी भी अपनी आवश्यकता के अनुसार वो रूप बदल सकता है। तो इसलिए हमें उसमें मित्र और शत्रु दोनों के लक्षण विजिगिसु राजा को देखने चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उसको संबंध बनाने की आवश्यकता है। चौथी जो बात करता है वह बात करता है उदासीन राज्यों की। उदासीन का मतलब कि जो बहुत आगे चलकर आपके मित्र शत्रुओं को टच करते हैं, बहुत दूरी तक, तो उनसे हम उदासीन, वो कहते हैं कि उनके अंदर क्या गतिविधियां हो रही है, हमें ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। तो शत्रु और मित्र प्रकृति के राष्ट्र जो वैज्ञानिक आधार पर उसने बताया है कि आपके आगे जो आपके बॉर्डर को टच करता है, आपकी सीमाओं के जो सबसे निकट पहला जो राज्य है वो किस प्रकृति का हो गया? शत्रु प्रकृति का हो गया। उससे आगे वाला राज्य आपके मित्र प्रकृति का होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां जो ये 2 नंबर है जो आपकी शत्रु प्रकृति का है, 3 के लिए भी वह शत्रु प्रकृति का है। तो शत्रु का शत्रु, ठीक है ना, ये आपका शत्रु प्रकृति का हो गया और इसकी शत्रु प्रकृति का हो गया कौन? अगले वाला 3 नंबर जिनकी हम बात करते हैं। तो शत्रु की शत्रु प्रकृति, जो शत्रु की शत्रु है, वो किस में चला जाएगा? वह आपके मित्र हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक शत्रु का, मान लीजिए विजिगिसु है, तो इसका जो शत्रु है, ठीक है ना, मान लीजिए ये कै राज्य है, तो इसका शत्रु हो गया ख राज्य, और इसी का शत्रु हो गया, मान लीजिए ख का जो शत्रु है वो है गै राज्य। तो इनडायरेक्टली ये कहता है कि कै और गै इन दोनों का शत्रु क्या हो गया? कॉमन शत्रु हो गया ख। इसलिए कै और गै को इसने किस श्रेणी में रखा है? मित्र की श्रेणी में रखा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों के हित यहां समान है, दोनों का शत्रु एक है, दोनों के शत्रु का प्रकृति एक है, तो इसे वह उसमें लेता है। उससे आगे वाला है वह चूंकि 3 का शत्रु है, तो चूंकि 3 आपका मित्र है और 3 2 का शत्रु है, तो 2 के लिए वही बात लागू हो गई कि 2, हमने यहां देखा कि 2 का शत्रु कौन है? 3, और आगे है जो 4, उसका शत्रु भी कौन है? 3। तो यहां 2 और 4 हैं, ये आपस में क्या हो गए? ये आपस में मित्र हो गए। तो ये दोनों मित्र हैं, तो चूंकि 2 है वो आपका शत्रु है, तो इसलिए ये आपका अपने आप शत्रु हो गया। तो विजिगिसु राजा जिसकी बात करता है उसके लिए 4 नंबर है, वो क्या हो जाएगा? वो उसके शत्रु का मित्र होगा। तो शत्रु मित्र है तो आपके शत्रु की प्रकृति में होगा वो। उससे नेक्स्ट वाला है वो फिर वही होगा, तो वो हमारे मित्र का मित्र है, तो वो किस में चला जाएगा? वो मित्र का मित्र होने के कारण वह आपके मित्रता वाली श्रेणी में आएगा, मित्रता की प्रकृति में आएगा। क्लियर है चीज? और इसी प्रकार ये मध्यम और उदासीन हो गए। और ऐसे ही आप देखेंगे आगे पीछे 4 और राज्यों की बात करता है जिनको वह नाम देता है। पीछे की तरफ जो है वो भी एक सीमा को जो टच करता है, तो वो क्या हो गया? वो भी आपकी शत्रु प्रकृति का हो गया। तो उसको मनु नाम देता है पार्ष्णिग्राह। ठीक है ना, पीछे का शत्रु, तो ये हो गया पार्ष्णिग्राह। ये पीछे का शत्रु हो गया क्योंकि ये पीछे से टच हो गया। तो एक आपके पीछे की सीमा को टच करता है, एक आगे की सीमा को टच करता है, तो एक शत्रु हो गया और एक हो गया पार्ष्णिग्राह, पीछे का शत्रु। अब वो स्थिति जो आगे थी वो पीछे की तरफ आ जाएगी। उससे नेक्स्ट जो राज्य है पीछे की तरफ, वो क्या हो गया? वो फिर आपका मित्र हो गया। तो उसे वह नाम देता है
आक्रांत। उसके बाद में अगला वही, फिर वह क्या होगा, वो फिर आपके शत्रु का मित्र हो गया, तो वह हो गया पार्ष्णी ग्राह सार। ठीक है, और उससे आगे का जो है वह पुनः आपके मित्र का मित्र हो गया, तो वह हो गया आक्रांत सार। ठीक है, तो इसमें मित्र मित्र मित्र, समझ गए आप इस चीज को, मित्र और मित्र मित्र, ये तो आपके मित्र श्रेणी में हो गए। आक्रांत और आक्रांत सार ये आपकी मित्रता की श्रेणी में हो गए, तो इतने तो आपकी मित्रता की श्रेणी में हो गए। उधर शत्रु, शत्रु मित्र और शत्रु मित्र मित्र, शत्रु के मित्र का मित्र, तो आगे तीन आपके शत्रुता की श्रेणी में आ गए, पीछे दो आपकी शत्रुता की श्रेणी में आ गए, तो कितने हो गए, 5। ठीक है ना, ये सारे के सारे वो हैं जो आपकी शत्रुता की श्रेणी में आ जाते हैं। उसके बाद में 4 वो हो गए जो आपकी मित्रता की श्रेणी में आते हैं, मित्र मित्र मित्र, आक्रांत और आक्रांत सार, तो 5 और 4 9 ये हो गए। उसके बाद में एक स्वयं विजिगिसु है 10, और 2 राज्य कौन से हो गए, मध्यम और उदासीन। अब ये कहता है कि जो उदासीन राज्य है, अब यहां देखिए इसका लाभ क्या है। मनु ने जो ये एक वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है, एक काल्पनिक चित्रण उसने प्रस्तुत किया है अनुभवों के आधार पे, तत्कालीन व्यवहारिकताओं के आधार पे, और ये आप अभी भी देखते हैं कि बिल्कुल सत्य साबित होता है। पड़ोसी राष्ट्रों के संबंध अभी भी अधिकांश बिगड़े हुए होते हैं। कारण क्या है, क्योंकि वो शत्रु प्रकृति में शामिल होते हैं या उनमें बिगड़ने की संभावनाएं बनी रहती है। क्लियर है चीज। तो यहां ये एक मनु ने उस समय एक वैज्ञानिक विश्लेषण दिया है। इस वैज्ञानिक विश्लेषण का उद्देश्य क्या है, तो हमें नेक्स्ट इसमें जो हेडिंग आप डालेंगे मंडल सिद्धांत में, तो आप देखिए छोटे छोटे पॉइंट हमेशा बनाइए। आप उस चीज को बड़ा लिखते हैं उससे बढ़िया है छोटे छोटे पॉइंट आपने बना लिए। सबसे पहले आपने मंडल सिद्धांत बनाया। मंडल सिद्धांत के बाद में आप बताइए कि मंडल सिद्धांत में किन 4 प्रकार के राज्यों की बात करता है। तो हमने 4 प्रकार के राज्य इसमें देख लिए, शत्रु प्रकृति, मित्र प्रकृति, मध्यम और उदासीन। ये हमने 4 प्रकार के राज्य देख लिए। उसके बाद में कितने मित्र प्रकृति के हैं, कितने शत्रु प्रकृति के हैं, कितने मध्यम प्रकृति के हैं और कितने उदासीन। तो मध्यम और उदासीन एक एक है, स्वयं विजिगिसु है, और बाकी ये आपके जो 9 है वो ये मित्र और शत्रु प्रकृति में आ गए। तो इनका आप बता दीजिए। तो एक आपका ये बिंदु बन गया। अब आपको बताना है कि इस मंडल सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, क्यों मनु ने मंडल सिद्धांत का निर्माण किया है। ठीक है, तो मंडल सिद्धांत का सीधा सा उद्देश्य मनु का एक ही है कि मंडल सिद्धांत के माध्यम से मित्र और शत्रु की एक तरीके से पहचान कर सके। मित्र प्रकृति के जितने भी राष्ट्र हैं उनमें जो कोई घटनाएं हो रही है, जो कोई डेवलपमेंट हो रहे हैं, कोई सैनिक विस्तार हो रहा है, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का, तो उन पे वो नजर बनाए रखे अपनी गुप्तचरी व्यवस्था से, और उनमें होने वाले किसी भी घटना को इग्नोर नहीं करे जो उसकी शत्रु प्रकृति के हैं। समझ गए आप इस चीज को, ताकि वह हमेशा सुरक्षित रह सके और अपना जो बचाव है वो कर सके, या अपने मित्रों की हेल्प वह कर सके। क्योंकि वो जो आगे वाले राष्ट्र हैं शत्रु प्रकृति के, वो मित्रों पर भी यदि कोई आक्रमण करते हैं तो मित्र सबसे पहले वो किससे हेल्प मांगेगा। जब अपन पढ़ेंगे विग्रह नीति या आसन की नीति, जब सारी नीतियां आएंगी 6 प्रकार की 60 गुणी नीति, तो वह अपने मित्र की हेल्प मांगेगा। जैसे आप मांगोगे वैसे मित्र भी आपसे हेल्प मांगेगा। तो उस समय यदि आप शत्रु का सामना करने के लिए तैयार हैं, वैसी स्थिति आपकी है, तब आप उसकी हेल्प कर पाओगे, अन्यथा तो स्वयं आप संकट में फंस जाओगे। तो हर शत्रु प्रकृति के राष्ट्र में कोई भी बदलाव होता है, कोई भी परिवर्तन किसी तरह का दिखाई देता है, या उस राष्ट्र ने अचानक अपनी क्रियाविधियों में कोई चेंजेस करने शुरू कर दिए, कि मान लीजिए कोई सैनिक गतिविधियां होनी शुरू हो गई, कोई अलग कोई गतिविधियां शुरू हो गई या किसी भी प्रकार की, तो उन गतिविधियों पर आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। यह इस मंडल सिद्धांत का मूल उद्देश्य है। और इसी का एक मूल उद्देश्य ये हो गया कि संबंधों का जब भी निर्धारण करे, तो एक तो सुरक्षात्मक हो गया, और एक इन राष्ट्रों के साथ जब भी संबंधों का निर्धारण करे तो वह यह जरूर देखे कि जिसके साथ वह संबंध बना रहा है वो मंडल सिद्धांत के अनुसार शत्रु प्रकृति का है या मित्र प्रकृति का है। यदि शत्रु प्रकृति का है तो वह सुरक्षात्मक मानदंडों में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करे, अन्य समझौते वह कर सकता है। मित्र प्रकृति का है तो इसमें वह थोड़ी छूट दे सकता है, थोड़ी ढील दे सकता है।
तो संबंधों के निर्धारण के लिए मनु ने एक वैज्ञानिक आधार पे एक विश्लेषण किया है, वैज्ञानिक आधार पे एक चित्रण किया है, 12 राष्ट्रों का एक मंडल उसने बताया है जो बहुत ही उपयोगी परराष्ट्र नीति के निर्धारण में है। ठीक है।